आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मेरे दूसरी चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर पोस्टेड न्यू सीरीज एंजॉय करना मत भूलना, जिसकी सारे एपिसोड्स पोस्ट हो चुके हैं। और अगर आपको मेरा काम जरा भी पसंद आता है तो आपसे छोटी सी विनती है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें एक सैलून दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग अपना बाल कटवा रहे होते हैं और याम ओल्गा नाम की एक महिला को वहाँ काम करते देखते हैं। तभी ओल्गा की दोस्त उसे बताती है कि शॉप पर कुछ फायर फाइटर्स आए हैं और वो उसे उन फायर फाइटर्स को दिखाती भी है। अब ओल्गा उनमें से एक फायर फाइटर को देखने के बाद अपने दोस्त से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, जिस पर उसकी दोस्त याद दिलाती है कि शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। वहीं उन लोगों की बातों के दौरान कुछ फायर फाइटर जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे वो अंदर आ जाते हैं और उन्हीं लोगों में वो भी शख्स होता है जिसे देखकर ओल्गा ने घर जाने की बात कही थी। उस शख्स के आते ही ओल्गा उसका बाल काटने के लिए तैयार हो जाती है, जहां वो शख्स ओल्गा को देखते ही पहचान लेता है और ओल्गा भी उसे एलेक्स कहकर बुलाती है। दरअसल एलेक्स और ओल्गा काफी समय पहले कपल थे, लेकिन अपने फायर फाइटर वाले काम के चलते एलेक्स को ओल्गा से अलग होना पड़ा। अब अपनी शिफ्ट खत्म होने पर ओल्गा घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है, जिस पर एलेक्स आकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है, पर ओल्गा उसे मना करके अपनी दोस्त के साथ बस में बैठ जाती है। जिसके बाद अब एलेक्स अपनी कार को बस के आगे रोककर ओल्गा को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, जिस पर ओल्गा थोड़ी देर सोचने के बाद उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ एलेक्स उससे सवाल करता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, जिस पर ओल्गा जवाब देती है कि तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते थे, इसलिए जगह भी तुम ही तय करो। तब एलेक्स किसी रेस्टोरेंट में चलने को कहता है, पर ओल्गा अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताती है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम एक ही आइसक्रीम को आपस में बांटकर खाया करते थे। जो सुनकर एलेक्स उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। अब अपनी डेट को खत्म करके वो ओल्गा को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने चला जाता है, जहाँ वो लोग एक किस भी शेयर करते हैं। जिसके बाद ओल्गा अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगती है, पर फिर एलेक्स उसे पीछे से आवाज लगाता है और उससे सवाल करता है कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं, जिस बात के जवाब में ओल्गा कहती है कि उसने अब तक शादी नहीं की। जो सुनकर एलेक्स खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में जब ओल्गा अपने अपार्टमेंट में होती है तो उसकी अपार्टमेंट के बाहर फिर से एलेक्स आ जाता है, क्योंकि वो ओल्गा को उसका केक देना भूल गया था। वहीं अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने पर एलेक्स एक छोटे लड़के को ओल्गा के साथ देखता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़का ओल्गा का ही है। इसलिए उसे ये लगता है कि ओल्गा ने उसे झूठ कहा कि उसने शादी नहीं की। इधर ओल्गा एलेक्स को अंदर बुलाकर उसे अपने बेटे से मिलवाती है, जिसका नाम भी एलेक्स होता है, और वो अपने बेटे एलेक्स से बताती है कि ये अंकल एलेक्स ही हैं। अब क्योंकि यहाँ दो एलेक्स है इसलिए हम बड़े एलेक्स को एलेक्स ही कहकर बुलाएंगे। हालांकि एलेक्सी को इस बात से काफी बुरा लगता है कि ओल्गा ने उससे झूठ कहा, फिर भी वो उसके कहने पर उसके अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एलेक्सी और ओल्गा 10 साल बाद मिल रहे हैं। तभी एलेक्सी उससे सवाल करता है कि तुम्हारे बेटे की उम्र क्या है, जिस पर ओल्गा बताती है कि वो 10 साल का होने वाला है। जो सुनकर एलेक्सी समझ जाता है कि ये एलेक्स उसका ही बेटा है, जहां ओल्गा ने अपने बेटे को उसके पिता का ही नाम दिया। अब ये बात पता चलते ही एलेक्सी उससे सवाल करता है कि क्या तुम हमारे बेटे को बताओगी कि उसके पिता कौन है, जिस पर ओल्गा गुस्से में कहती कि हम लोग बीते 10 सालों से तुम्हारे बिना रह रहे हैं, इसलिए मैं एलेक्स को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद एलेक्सी ओल्गा से अगले दिन मिलने को कहकर वहां से चला जाता है, और अब हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलेक्सी के ऑफिस में एक फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। क्योंकि एलेक्सी का ट्रांसफर कीव में कर दिया गया था, इसलिए वो अपने सभी फायर फाइटर दोस्तों से मिलकर उनसे विदा लेता है। इस तरफ एलेक्स जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तभी एलेक्सी वहां आकर उसे एक कैमरा गिफ्ट करके वापस से अपने घर की ओर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक और पार्टी दिखाई जाती है, जहां खूब सारी शराब पीने के बाद एलेक्सी ओल्गा के अपार्टमेंट में आता है। वो ओल्गा से बताता है कि मेरा ट्रांसफर कीव में हो रहा है और तुम भी हमेशा से कीव में ही रहना चाहती थी, इसलिए एलेक्स को लेकर मेरे साथ कीव चलो, जहां हम लोग खुद का एक घर खरीद कर हंसी खुशी रहेंगे। पर इस पर ओल्गा कहती कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अब ओल्गा का ऐसा जवाब सुनकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आगे हम रात का समय देखते हैं, जहाँ एलेक्स अपने दोस्तों के साथ शर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट के पास आया होता है, और यहाँ पर वो अपने कैमरा से उसकी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से उस न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो जाता है, जो देखकर सारे बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स अपने कार से जब हेयर सलून के सामने जा रहा होता है तो उसे वहाँ काम करने वाली महिलाएं दिखाई देती है,
जिनसे वो सवाल करता है कि आखिर तुम लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एक महिला बताती है कि न्यूक्लियर प्लांट में आग लगने के कारण सरकार के लोग हमारे आदमियों को अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने सारे टेलीफोन लाइंस भी डिस्कनेक्ट कर दी। अब आग लगने की बात सुनकर एलेक्स अपनी गाड़ी से शर्नोबिल प्लांट की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में बहुत से पक्षी जमीन में गिरने लगते हैं और उसी समय एक पक्षी एलेक्स की कार की विंडशील्ड से टकरा जाता है, जिससे उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे उतर जाती है। इस पर अब एलेक्सी पास ही गुजर रही फायर फाइटर के ट्रक से लिफ्ट लेकर शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पहुंचता है और वहां जाकर वो बहुत से लोगों को आग से बचाता है, पर उसका एक साथी नेम सर्जी उस आग और न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण मारा जाता है। वहीं एलेक्सी पर भी रेडिएशन का थोड़ा बहुत असर होने के कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, जहां वो होश में आने पर देखता है कि निकोलाई नाम का एक आदमी खिड़की से अपनी पत्नी को देख रहा था। फिर तभी एक नर्स निकोलाई को खिड़की से दूर हटाकर एलेक्सी को बताती है कि तुम लोग रेडिएशन की चपेट में आ चुके हो, इसलिए बाहरी लोगों को तुमसे मिलने की इजाजत नहीं है, वरना उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। यहाँ वो नर्स आगे ये भी शेयर करती है कि सिर्फ 14 फायर फाइटर्स ही उस रेडिएशन से बच पाए, जिनमें से तुम भी एक हो। इसके बाद एलेक्सी, जो बाकी लोगों के मुकाबले काफी अच्छी हालत में था, उसे एक ऑफिसर के पास लाया जाता है, जो उससे कुछ सवाल पूछकर वापस से शर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ चलने को कहते हैं। पर इस पर एलेक्सी बताता है कि मेरा ट्रांसफर कीव में हो गया है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता। पर उसका ये जवाब सुनकर ऑफिसर बहुत ही सख्त लहजे में कहता है कि फिलहाल तो तुम हमारे साथ शर्नोबिल चल रहे हो और सब कुछ ठीक होने पर तुम्हें कीव भेज दिया जाएगा। अब अगली सीन में हम कुछ ऑफिसर्स, इंजीनियर्स और फायर फाइटर्स की मीटिंग देखते हैं, जिसमें एक ऑफिसर बताते हैं कि शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की तीसरे और चौथी यूनिट के बीच धमाका होने के कारण वहाँ एक गड्ढा बन चुका है, जबकि न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर अब भी तेजी से गर्म हो रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ की स्टील प्लेट्स और कंक्रीट को छेद करके नीचे मौजूद पानी तक पहुँच जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो वो रेडियो एक्टिव पानी यूएसएसआर सहित यूरोप के कई देशों तक पहुंचकर वहां के लाखों लोगों की जान ले लेगा। इसलिए हमें किसी भी तरह से रिएक्टर के नीचे मौजूद पानी को खाली करना होगा, लेकिन उसे खाली करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट के अंदर मौजूद एक वेल को खोलना होगा। इस पर अब एक फायर फाइटर बताता है कि वेल तक जाने का रास्ता पानी से होकर गुजरता है, पर आग लगने की वजह से वहाँ का पानी काफी गर्म होगा, जिसमें 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुका जा सकता। अब उसकी बात पर दूसरा फायर फाइटर कहता है कि यदि 2 लोग मिलकर काम करें तो और भी कम समय में वेल को खोलकर सारा पानी बहाया जा सकता है। वहीं कर्नल उन सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जितने लोग भी इस मिशन में सहयोग करेंगे उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड की स्पेशलिस्ट रेडिएशन क्लिनिक भेजा जाएगा और साथ ही साथ मिशन में जाने वाले सभी लोगों को मॉस्को में प्राइवेट अपार्टमेंट्स भी दिए जाएंगे। जिसके बाद अब वो सभी ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं, जहां बहुत से वॉलंटियर्स को 56 डिग्री तापमान वाले पानी में तैरने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, ताकि वो लोग शर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के गर्म पानी में तैरकर वेल को खोल सके। जो सब देखकर एलेक्सी की हिम्मत टूट जाती है, इसलिए वो कमांडर बोरिस से इस मिशन पर जाने के लिए मना करके ओल्गा के अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ ओल्गा बताती कि एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल पिछली रात जब न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो एलेक्स वहीं पर था, इसलिए उसके ऊपर रेडिएशन का काफी असर हो चुका था। वहीं ओल्गा के अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारी सरकारी बस खड़ी थी, जिनके जरिए अपार्टमेंट के लोगों को दूसरे शहर भेजा जा रहा था, ताकि वो रेडिएशन के प्रभाव से बचे रहे। अब रास्ते में एलेक्स ही देखता है कि एलेक्स को लगातार उल्टियां हो रही है, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो एलेक्स को स्विट्जरलैंड के रेडिएशन क्लिनिक भेजेगा, पर ऐसा तभी हो सकता है जब वो खुद शर्नोबिल प्लांट वाले मिशन पर जाए। इसलिए अब एलेक्सी ओल्गा को कुछ पैसे देकर बस से उतर जाता है। और अब अगले सीन में हम एलेक्सी को कर्नल के साथ देखते हैं, जहां वो कर्नल से सारी बात बताकर सवाल करता है कि क्या मेरा बेटा भी स्विट्जरलैंड के रेडिएशन क्लिनिक जा सकता है। जिस पर कर्नल जवाब देते कि जनरल सेक्रेटरी के पास उन लोगों की लिस्ट है जो इस मिशन पर आए हैं, इसलिए किसी और को ले जाना मुमकिन नहीं है। इस पर अब एलेक्सी कहता है कि यदि वो लोग अपने लिस्ट में एक एक्स्ट्रा नाम नहीं जोड़ सकते तो लिस्ट से मेरी जगह पर मेरे बेटे का नाम लिख दिया जाए। जिस पर फिर कर्नल एलेक्सी को विश्वास दिलाती कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे बेटे का नाम लिखवा दूंगा।
जिसके बाद अब एक टीम वेल को खोलने के मिशन पर जाती है, जहां पानी का प्रेशर कम करने के लिए जैसे ही निकिता नाम का एक फायर फाइटर ऊपर लगे वेल को खोलता है, वैसे ही आसपास की पाइप फट जाती है, जिससे उसके मुंह पर पानी की गर्म भाप पड़ती है और ऐसा होने से उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है, जो देखकर वेलरी नाम का फायर फाइटर आगे जाने से मना कर देता है। इस पर अब कमांडर बोरिस उसके पेट में जोरदार घूसा मारकर उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, पर वेलरी उनकी बात नहीं मानता। तब एलेक्सी उसे समझाता है कि उनके लिए वेल को खोलना कितना जरूरी है, वरना कीव और मॉस्को के साथ साथ यूरोप तक के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब एलेक्सी की बात सुनकर वेलरी फिर से आगे बढ़ने को तैयार होता है, जहां आगे जाने पर उन्हें एक स्विच बोर्ड नजर आता है, जिसके जरिए यहाँ से उस वेल को खोला जा सकता था, जिसका मतलब ये है कि उन्हें गर्म पानी में तैरकर वेल को हाथ से खोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए एलेक्सी वेलरी को अपने कंधे पर बैठाकर उस स्विच बोर्ड तक ले जाता है, जहां पहुंचकर वेलरी उस स्विच को चालू कर देता है। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो स्विच बोर्ड अचानक में ही बंद पड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें गर्म रेडियो एक्टिव पानी में तैरकर वेल को हाथ से खोलना पड़ेगा। फिर तभी कमांडर बोरिस को सोचकर अकेले उस वेल को खोलने के लिए आगे भागने लगते हैं, पर खुद को आग में झुलसकर भी उन्हें वेल तक जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सामने की तरफ बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। अब इतने में एलेक्सी उन्हें आग वाले इलाके से बाहर निकालकर एम्बुलेंस में ले आता है, जहां अंत में रेडिएशन और आग में झुलसने की वजह से आखिर में उनकी मौत हो जाती है। अब आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां ओल्गा को लोगों का बाल काटने का काम दिया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट से वापस आने वाले लोगों के बालों में रेडिएशन हो सकता है। यहाँ वो एलेक्सी से मिलकर एलेक्स के बारे में बताती है कि हॉस्पिटल वाले उसे अपने बेटे से नहीं मिलने दे रहे। इस पर एलेक्स से अगले दिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां कर्नल के वादे के मुताबिक एलेक्स को स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है। जिसके बाद एलेक्सी और ओल्गा अपार्टमेंट में एक साथ कुछ समय बिताकर सो जाते हैं, पर अगली सुबह एलेक्सी जल्दी उठकर ओल्गा के लिए एक चिट्ठी छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ओल्गा की नींद खुलने पर उसे एलेक्सी की चिट्ठी मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि एलेक्सी को जानलेवा शर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट वाले मिशन पर भेज दिया गया है। इसलिए वो दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो मिशन किसी सुसाइड से कम नहीं है। उधर शर्नोबिल प्लांट पर वेलरी और एलेक्सी कैसे तो करके उस खौलते हुए पानी में जाकर वेल को खोल देते हैं, जिससे रिएक्टर के नीचे मौजूद सारा पानी बह जाता है। लेकिन इस सब में वेलरी की मौत हो जाती है, जबकि एलेक्सी बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है। अब इसके बाद हम ओल्गा को हॉस्पिटल में एलेक्सी के पास देखते हैं, जहां एलेक्सी का पूरा शरीर रेडिएशन और गर्म पानी की वजह से झुलस गया था, जिसकी हालत देखकर ओल्गा समझ जाती है कि एलेक्सी अब जिंदा नहीं बचेगा। और फिर ये सीन यहीं कट होकर 3 महीने आगे की तरफ मुड़ जाती है, जहां एलेक्स स्विट्जरलैंड से वापस आ चुका था, जिसे लेने ओल्गा आई होती है। और इस सीन को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि एलेक्सी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि यदि वो जिंदा बचता तो 3 महीने के बाद अपने बेटे को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जरूर जाता। फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें शर्नोबिल हादसे की कुछ सच्ची तस्वीरें दिखाई जाती है, और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी आधारित है यूएसएसआर के ज़माने में हुए शर्नोबिल हादसे पर, जहां न्यूक्लियर प्लांट के धमाके की वजह से पूरे शहर में रेडिएशन फैल गया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। वहीं इस कहानी पर एक सीरीज भी बनाई है, जो बहुत ही अच्छी सीरीज है। मैं हाईली तुम्हें वो रेकमेंड करूंगा, और अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।